हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और हम सब यहाँ पे बीपीएससी ट्री 4.0 मेंस की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, एमसीक्यू सेशन सॉल्व कर रहे हैं और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर आपको कराए जाएंगे। ठीक है, सो आज का सब्जेक्ट है आपका जनरल साइंस। स्टार्ट करते हैं सेशन को। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, किसी प्रक्षेप्य का पथ होता है सरल रेखीय, परवलयिक, दीर्घवृत्तीय, अति परवलयिक। बिहार एपीओ जीएस 2012 के एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। सो किसी प्रक्षेप्य का पथ जो है वो ऑलवेज परवलयिक होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन, पूर्णतः भरी हुई बोतल के पानी में घनीभूत हो जाने पर बोतल टूट जाती है क्योंकि जम जाने पर पानी का आयतन बढ़ता है, पानी के घनीभूत होने पर बोतल सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापक्रम उसके अंदर के तापक्रम से ज्यादा है, घनीभूत होने पर पानी का आयतन घटता है। व्हाट इज द रीजन? पूर्णतः भरी हुई बोतल के पानी के घनीभूत हो जाने पर बोतल टूट जाती है क्योंकि जम जाने पर पानी का आयतन बढ़ता है। सो ऑप्शन फर्स्ट के साथ चलेंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है, गेंद वापस आएगी। यात्री के हाथों में, यात्री के पीछे, यात्री के बगल में, यात्री के आगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रेन जो है नियत वेग से चल रही है और व्यक्ति का मुंह जो है वो इंजन की ओर है। ठीक है, और वो एक बॉल उछाल रहा है ऊपर की ओर। सो बॉल किस तरफ गिरेगी? बहुत ही लॉजिकल और अच्छा क्वेश्चन है। सो बॉल जो है व्यक्ति के हाथों में ही आएगी। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ट्रेन जो है आपका बिल्कुल एक समान वेग से चल रहा है। ठीक है, सो ट्रेन और गेंद में समान क्षैतिज वेग था, वेग में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए बॉल जहां से ऊपर उछाली जा रही है वहीं पर वो आकर गिरेगी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, किसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है। कभी देखिए आप लोगों ने सिलाई मशीन को चलते हुए? ऑप्शन है आवर्ती, सरल रेखीय, वर्तुल, अनियमित। सो ये जो होती है वो आवर्ती गति है क्योंकि इसमें सुई एक लिमिटेड टाइम के लिए, एक निश्चित समय में वो अपने आप को रिपीट कर रही है, बार बार वो एक ही जगह पर रिपीट हो रही है। सो उसको हम आवर्ती गति कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? और बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, इतने सारे एग्जाम से पूछा गया है। ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? 30 बिहार जे जी एस 2018, 29th बिहार जे जी एस 2017, 42nd बीपीएससी प्री 1997-98, 43rd बीपीएससी प्री 1999 के क्वेश्चन में भी आपके पूछे गए हैं और सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट है कि पानी का जो घनत्व है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड में सबसे अधिकतम होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं। चलिए
88 नंबर क्वेश्चन, बिजली का बल्ब फर्श पर गिरने पर टूट जाता है परंतु गलीचे पर गिरने पर नहीं टूटता, क्योंकि? ऑप्शंस हैं, गलीचे पर बल्ब के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है, फर्श पर बल्ब के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है, फर्श पर टकराने पर बल्ब का भार अधिक हो जाता है, या बल्ब विरामावस्था में आने के लिए फर्श पर कम समय लेता है। जब बिजली का बल्ब फर्श पर गिरता है तो फर्श पर बल्ब के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है और इसी वजह से वो टूट जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन, 5.0 किलोग्राम के द्रव्यमान को टेबल पर खींचने पर एक कमानीदार तराजू पर 20 न्यूटन का पठन आता है। इस द्रव्यमान द्वारा कमानीदार तराजू पर लगने वाले बल का परिमाण कितना होगा? 49 न्यूटन, 20 न्यूटन, 5.0 न्यूटन, 4.0 न्यूटन। चलिए आंसर करेंगे। आंसर हो जाएगा आपका 20 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका 20 न्यूटन आंसर हो जाएगा, 20 न्यूटन। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और डेली आप लोग क्लास अटेंड कीजिए। एमसीक्यू सेशंस हैं, पीपीएससी के एग्जाम्स आपके अगस्त में होंगे जरूर। 90 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य हो तो वह वस्तु धीमी होती हुई विरामावस्था में आ जाएगी, अपनी गति की दिशा बदल देगी, समरूप त्वरित होगी, समरूप गति से चलती रहेगी। यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य हो तो वह वस्तु समरूप गति से चलती ही रहेगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए, आप सभी कमेंट सेशन में आंसर कीजिए करेंगे क्वेश्चन नंबर के साथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूर से दौड़ता हुआ आकर ज्यादा लंबी छलांग लगा पाता है, इसका कारण है? विरामावस्था की जड़ता, गतिमान अवस्था की जड़ता, दिशा की जड़ता, स्थिति की जड़ता। 27th बीपीएससी जेजीएस 2013 पीवाईक्यू। कोई खिलाड़ी अचानक छलांग लगा रहा है, उससे ज्यादा अच्छा है कि वो दौड़ता हुआ आकर छलांग लगाए, तो उसकी छलांग ज्यादा लंबी होगी। इसका कारण है आपका गतिमान अवस्था की जड़ता के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, गतिमान अवस्था की जड़ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। एक शिकारी दूर किसी वृक्ष पर बैठे एक बंदर पर निशाना साधता है। जैसे ही गोली बंदूक से छूटती है वैसे ही बंदर डाल पर से सीधा ऊर्ध्व दिशा में नीचे की ओर गिर जाता है। तो बंदूक की गोली बंदर को लगेगी, बंदर को नहीं लगेगी, बंदर के सिर के ऊपर से निकल जाएगी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। क्या होगा आंसर?
गोली बंदर को लगेगी बिल्कुल। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? फिसलन घर्षण, रोलिंग घर्षण, स्थैतिक घर्षण, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन से घर्षण में सबसे कम घर्षण उत्पन्न होता है? रोलिंग घर्षण। रोलिंग घर्षण में सबसे कम घर्षण और सबसे अधिक है स्थैतिक घर्षण। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, में कोई बदलाव नहीं होगा, निर्धारित नहीं की जा सकती। यदि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर में क्या चेंजेस आएंगे? सो वाष्पोत्सर्जन की दर में कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि आपका वाष्पोत्सर्जन की दर को ये प्रभावित नहीं करता, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वाष्पोत्सर्जन की दर पे। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोनार टेक्निक्स यूजेस, सोनार तकनीक में डैश उपयोग होता है? एक्स रेज का, इंफ्रारेड वेव्स का, माइक्रोवेव का, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसका यूज होता है सोनार टेक्निक में? सोनार तकनीक में किसका यूज होता है? सोनार टेक्निक में आपका इनमें से किसी का भी यूज नहीं होता फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि इसमें जो है आपकी ध्वनि तरंगों का उपयोग होता है। ध्वनि तरंग यहाँ पर दिए नहीं हुए हैं, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बिहार सीएचओ एग्जाम 2024, बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? सो प्रकाश तरंगे जो होती हैं वे अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे, इन तीनों तरंगों की तरह ही ये कार्य करती है। सो यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक आपके आंसर सही हो जाएंगे। उपयुक्त में से एक से अधिक को लेकर हम चलेंगे ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है? सो ऑप्शन से यहाँ पर अवरक्त विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, दृश्यमान विकिरण, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है? सो पराबैंगनी विकिरण यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन है जिसके पास उच्च ऊर्जा स्तर भी होता है और छोटा तरंगदैर्घ्य होता है।
सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, मानव कान की श्रवण परास क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखेंगे ऑप्शंस 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। मानव कान की श्रवण परास क्या है? सो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के परास की ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज भी है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और आप सभी क्लास को शेयर करेंगे फ्रेंड्स। बीपीएससी प्रिपरेशंस एमसीक्यू 99 नंबर क्वेश्चन, अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है। रेडियो तरंग, ध्वनि तरंग, एक्स किरण, गामा किरण, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण। ध्वनि तरंग, राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंग ही अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ऑप्शन है ध्वनि का वेग, ध्वनि का आयाम, ध्वनि का तरंग दैर्घ्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्वनि की तीक्ष्णता को किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? सो यहां पर कोई भी ऑप्शन बिल्कुल ट्रू नहीं है। सो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई इज करेक्ट। कोई भी आंसर यहां पर सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, एक सेकंड दोलक को एक रॉकेट में माउंट किया गया है। इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट समान वेग वृद्धि से नीचे आता है, जियो स्टेशनरी कक्षा में पृथ्वी के परितः चक्कर लगाता है, ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है, ऊपर की ओर समान वेग से बढ़ता है, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। क्वेश्चन को पढ़ के समझिए और उसके बाद ही आंसर कीजिए। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए आपको और भी ज्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है। ठीक है, तब इसका दोलन काल घटेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 102, पेंडुलम घड़ी की समयावधि होती है या दोलन काल होती है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। पेंडुलम घड़ी सभी ने देखा होगा। सो राइट आंसर इज 2 सेकंड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 103, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? एक्स किरणें, सूक्ष्म तरंगे, पराध्वनि तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, पराबैंगनी किरणें, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक।
गर्भ में पल रहे या विकसित हो रहे भ्रूण के विकास को जानने के लिए इसमें से किन तरंगों या किरणों का यूज होता है? पराध्वनि तरंगों का यूज होता है यहाँ पर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, पराध्वनि तरंगे। ठीक है, चलिए 104 नंबर क्वेश्चन देखिए। रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि ऑप्शन है यह मानव ऊतकों के लिए जहरीली है, या लागत प्रभावी नहीं है, या एक आयनकारी विकिरण है, या मानव त्वचा में प्रवेश करने में असमर्थ है। क्या रीजन है कि रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का यूज नहीं होता? बहुत ही सिंपल आंसर है, क्योंकि अल्फा विकिरण जो है वह मानव ऊतकों के लिए, ह्यूमन टिश्यूज के लिए हार्मफुल होते हैं, जहरीली होते हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 105 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक पुरानी लिखी हुई धुंधली सामग्री आसानी से पढ़ी जा सकती है? IR किरणें या इंफ्रारेड रेज, एक्स किरणें, अल्फा किरणें, गामा किरणें। किसके द्वारा एक पुरानी लिखी हुई धुंधली सामग्री को आसानी से पढ़ा जा सकता है? इंफ्रारेड किरणों के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 106। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। अब यहाँ पर वेग आपके अलग अलग ऑप्शंस में दिए हुए हैं, इसको आप देखेंगे और आंसर कीजिए करेंगे। 66 बीपीएससी प्री 2020 में आंसर पूछा गया है इसका क्वेश्चन, और आप सभी क्लास को जितना हो सके शेयर करेंगे। ठीक है, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट करके मुझे बताएंगे। आपके कमेंट्स हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग नोट करेंगे 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड -1 यहां पर होता है। ठीक है, सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 107। लोलक की कालावधि या टाइम पीरियड है। द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। लोलक की कालावधि, द टाइम पीरियड। किसी लोलक की टाइम पीरियड या काला अवधि जो है लंबाई के ऊपर डिपेंड करता, निर्भर करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 और सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति विस्तार होता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 50 किलो हर्ट्ज, 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। एक बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार। तो चलिए आंसर को आप नोट कर सकते हैं। 40 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज के बीच होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, और इसके आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और डेली क्लास अटेंड कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद।